जय हिंद, वणक्कम, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम नर्सिंग असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट पेपर या फिर आप मॉडल टेस्ट पेपर मान सकते हो वो लेकर आए हैं। और ये जो टेस्ट पेपर है इसका लेवल मीडियम लेवल है, ये लो लेवल का नहीं है। इसमें क्वेश्चंस अच्छे इंक्लूड किए गए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो इस टेस्ट पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व कीजिएगा बिना किसी स्किप के। और फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट पेपर है इसकी PDF विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। नर्सिंग असिस्टेंट की जो टेस्ट सीरीज है उसके अंतर्गत मिल जाएगी, फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, ताकि आप वहाँ पर इसकी टेस्ट भी लगा सके और अपनी ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी भी कर सके। तो चलिए इस पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चलिए फ्रेंड्स, सेक्शन ए पूछा जाता है जनरल नॉलेज का, जिसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। जी हाँ, एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है फ्रेंड्स, कोविशील्ड जो कि भारत का कोविड वैक्सीन है जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, वो किसके द्वारा निर्मित किया गया है? कोविशील्ड द कोविड वैक्सीन ऑफ इंडिया विच इज़ अप्रूव्ड बाय WHO इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय, किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया गया फ्रेंड्स? ये सीरम संस्थान, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद? क्या नाम है फ्रेंड्स उसका? याद रखना है आपको, गोल। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अभी 26 फरवरी को पूछे गए हैं। PT उषा की जो बुक है गोल्डन गर्ल, उसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेमन मैग्से पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? विच ऑर्गेनाइजेशन गिव द रेमन मैग्से अवार्ड? तो ये अवार्ड फ्रेंड्स किसके द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ द फिलीपींस। सार्स रोग में ए अक्षर का क्या मीनिंग है? किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स टर्मिनोलॉजी मैंने आपको सिलेबस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टर्मिनोलॉजी और एब्रीवेशंस आपको याद होना चाहिए। तो ये उसी से क्वेश्चन है। तो इसका क्या फुल फॉर्म है? सार्स का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें ए स्टैंड फॉर व्हाट? एक्यूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? डे से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन एक एग्जाम में आता ही है। यहाँ पर पर्यावरण दिवस की बात कर रहे हैं जो कि कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 5 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑर्गेनाइजिंग द रिसेंट G20 समिट? ये G20 अभी करेंटली हमारे इंडिया में हो रहा है, पहली बार इंडिया इसे होस्ट कर रहा है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में G20 कब स्टार्ट हुआ था, किसने इसको फर्स्ट टाइम होस्ट किया था और इसकी क्या क्या जो प्रोसेस होती है वो सब आपको पढ़ना है। भी करंट अफेयर के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत, यानी कि इंडिया। कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? कुचिपुड़ी इज द मेन डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तो फ्रेंड्स किसकी है ये? आंध्र प्रदेश की। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? तो वायसराय पूछा है यहाँ पर, तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिन। भारत कौन से देशों के साथ अपनी भूमि कितने पूछे यहाँ पर, कितने देशों के साथ अपनी भूमि को साझा करता है? मतलब उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है इंडिया की, बाय लैंड कौन कौन से कनेक्टेड हैं? तो कौन कौन से कितने हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं हम। कितने कनेक्ट है? 7 कनेक्ट है। 7 में आपको नाम बता देती हूँ मैं। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार एंड बांग्लादेश। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो देश है उनके साथ अपनी भूमि को साझा करता है बाय लैंड। बाय लैंड पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2 और हैं। श्रीलंका, आपको होगा मैडम आपने श्रीलंका तो बोला ही नहीं, तो श्रीलंका भी है। श्रीलंका एंड मालदीव्स।
ये जो दो कंट्रीज़ हैं ये बाय लैंड नहीं जुड़ी हुई है, ये वाटर बाउंड्रीज से जुड़ी हुई हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो वाटर बाउंड्री से ये दो जुड़े हुए हैं, बाकी के जो साथ है वो बाय लैंड कनेक्टेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा 370 कब हटाई गई? व्हेन वाज आर्टिकल 370 रिमूव? तो फ्रेंड्स ये जो आर्टिकल 370 है ये कौन से राज्य पर लागू किया गया था? जम्मू एंड कश्मीर राज्य पर लागू किया गया था, जिसमें इस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। लेकिन अब ये हटा दिया गया है। तो कब हटाया गया था इसे फ्रेंड्स? 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार के अंडर में ये जो है 370 आर्टिकल रिमूव कर दिया गया है। 370 आर्टिकल के बारे में आपको पढ़ना चाहिए कि 370 आर्टिकल में जो विशेष दर्जा दिया जाता है राज्यों को दिया गया था वो कौन कौन से थे, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो आपको एक बार पढ़ना चाहिए, तो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं मैथमेटिक्स का सेक्शन। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे जाते फ्रेंड्स। 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। 2600 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से 3.5 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि क्या होगी? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2600 इन 3.5 ईयर एट द 7% पर एनम? यहाँ पर अमाउंट पूछा है। तो सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, राशि कितनी है, ये प्रिंसिपल होता है जिस राशि पर आप ब्याज लेते हो। उसके बाद यहाँ पर रेट 7% और टाइम 3:1 डिवाइड बाई 2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 2 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और डिवाइड में 100 है। तो ये 100 से 100 कैंसल। 2 1 2, 2 3 6, 7 7 49, 49 इंटू 30 करेंगे हम यहाँ पर। 13 9 117 का 7 आ जाएगा, कैरी 11 चला जाएगा, 13 चौक 52, 52 प्लस 11 कितना होगा? 62 और 63। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। जो सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने पूछा था कि साधारण ब्याज की राशि क्या होगी, तो साधारण ब्याज की राशि कितनी होगी? 637 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। आपको जो वैल्यूज़ है उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे sin 30 cos 60, इन सब की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 प्लस cos 60 का 1/2 होता है, माइनस sin 60 का कितना होगा? √3/2 और cos 30 का √3/2। मतलब अगर आप साइन की टेबल याद रख लोगे तो उसके अपोजिट्स आओगे तो कॉस की टेबल स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों याद करने का तरीका है। जैसे 30 की वैल्यू जो होगी वो 60 की होगी और जो 60 की होगी वो 30 की होगी। इस तरह से रिवर्स होके आप दोनों की वैल्यू, एक की याद कर लीजिए दूसरे की याद हो जाएगी। ये हो जाएगा 2/2 माइनस 2 √3 डिवाइड बाई 2, 2 2 से कैंसिल, 1 माइनस ये 2 से कैंसिल, √3, 1 माइनस √3 इसका मान आएगा। कितना ईजी क्वेश्चन था, बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैथ्स पढ़िए। मैथ्स आपका हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है, फॉर्मूलेज और जो वैल्यूज़ है इंपॉर्टेंट वो पढ़ते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है फ्रेंड्स। अभी 26 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल दे के रखे हैं इन्होंने, और आपको वैल्यू इसकी पूछी है। तो फ्रेंड्स जब भी मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखे हैं ना, तो इक्वल के केस में आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट वैल्यू हो फर्स्ट वैल्यू के इक्वल रख दीजिएगा। 2p प्लस क्यू है यहाँ पर, वो 4 के इक्वल आ जाएगा और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। p माइनस 2q इज इक्वल टू -3, 5r माइनस एस इज इक्वल टू 11 और 4r प्लस 3s इज इक्वल टू 24। इस तरह से आप वैल्यूज़ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को इक्वल कर सकते हो अगर आपको दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हों। तो अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? p प्लस क्यू माइनस आर प्लस 2s। तो आपको ये इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हमें अगर इस इक्वेशन की वैल्यू निकालना है तो हम एक काम करते हैं, इन सारी इक्वेशनों को एक बार जोड़ के देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे? हमें p, q, r और s की वैल्यू अगर मिल जाती है तो हम इस इक्वेशन में पुटअप करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले अगर दो इक्वेशनों को देखें
तो इसमें से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो q से q कैंसिल हो जाएगा और मुझे p की वैल्यू मिल जाएगी। तो किस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम 2 का। तो कितना होगा 2 2 ज़ा 4p प्लस 2q और 4 दूना 8। अब इसमें से आपको माइनस करना है क्या, p माइनस 2q इज इक्वल टू -3। इसको ऐड कर देंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये कितना हो जाएगा 5p और ये 8 में से 3 गया तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, p की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब p की वैल्यू 1 मिल गई तो हम यहाँ से q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो वो कितनी निकलेगी, मान लिया 2p प्लस q इज इक्वल टू 4 दे के रखा, तो p की वैल्यू 1 है तो ये 2 है, q इज इक्वल टू 4। तो q की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी 4 माइनस 2 यानी कि 2 मिल गई। तो p भी मिल गया यहाँ पर और q भी मिल गया। अब हमें r और s की वैल्यू, तो इन दोनों इक्वेशनों का यूज़ करके हम r और s की निकाल लेंगे। यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 3 15 माइनस 3s इज इक्वल टू 33 और ये तो एज इट इज़ रखेंगे प्लस 3s इज इक्वल टू 24। अब ये इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 15 4 19 19r इज इक्वल टू ये कितना होगा 4 3 7 3 2 5 और ये हो जाएगा 19 3 ज़ा 57। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई, या r भी मिल गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में जैसे इसमें मैं 3 की वैल्यू पुटअप करके s की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो वो कितनी आएगी 5 3 15 और ये 11 इसमें से माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा। तो s की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, 4 मिल गई। चारों की वैल्यू मिल गई, यहाँ पुटअप कर दीजिए। तो इक्वेशन में जब हम पुटअप करेंगे p की वैल्यू कितनी निकली है फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर 1 प्लस q की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 2 माइनस r की वैल्यू 3 प्लस 2 s की वैल्यू कितनी 4। तो क्या आएगा इसका मान, 2 और 1 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा 0। तो 4 दूना 8 कितना आया, इसका वैल्यू कितनी आई 8 आई। तो इस तरह से मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में लाल गेंद और 5 हरी गेंदें हैं। यदि हम थैले में से एक गेंद निकालते हैं तो केवल लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक बैग में टोटल कितनी गेंदें हैं, पहले तो हम वो देख लेते हैं। 3 लाल है और 5 हरी है तो 5 3 8, ये टोटल हो गई हमारी। अब हमें चाहिए क्या, लाल गेंद। अब लाल गेंद कितनी है, यहाँ पर 3 है। रेड बॉल्स ये कितनी है 3 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी फ्रेंड्स वो होती है कि जो आपका टोटल है, टोटल में से आपको कितना आउटकम चाहिए वो होती है प्रोबेबिलिटी। तो टोटल कितना 8 बॉल्स, 8 बॉल्स में से 3 बॉल में से आपको निकालनी है एक बॉल। 8 बॉल में से आपको रेड की जो बॉल निकालनी है तो वो होती है 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3 डिवाइड बाय 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका किनारा 3 सेंटीमीटर के बराबर है। अब एक क्यूब है, क्यूब का आपको किनारा मतलब एज मतलब उसकी साइड दे के रखिए 3 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो कितना होता है 6a², ठीक है। और a क्यूब क्या होता है उसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर 6 है और a की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है फ्रेंड्स 3 का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 9 6 ज़ा 54, कितना होगा 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेक्शन आ गया है फिजिक्स का सेक्शन देख लेते हैं। इसके भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, जब किसी लटकते हुए दरी को डंडे से पीटा जाता है तो उसमें से धूल के कण किस कारण से निकलने लगते हैं। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विथ स्टिक द डस्ट पार्टिकल स्टार्टिंग कमिंग आउट फ्रॉम इट बिकॉज ऑफ वाई। क्यों होता है, कौन सा नियम लगता है इसमें न्यूटन का। तो फ्रेंड्स जब दरी में क्या होता है डस्ट पार्टिकल चिपके हुए होते हैं, लेकिन जब उसे डंडे से बीटन किया जाता है, उसे मारा जाता है डंडे से, तो पार्टिकल्स तो क्या होते हैं उसकी स्थिर अवस्था में ही रहते हैं, लेकिन जो दरी है वो गति करने लग जाती है। तो जो वस्तु स्थिर अवस्था में रहना चाहती है वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है और जो गतिशील अवस्था में वो गतिशील अवस्था में, जब तक उसको बाह्य बल ना लगा जाए। ये होता है जड़त्व का नियम, या फिर न्यूटन का पहला नियम जो कहता है कि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी। तो ये अपोज करेंगे, ये तो वहीं के वहीं रहेंगे, लेकिन ये जो दरी है कारपेट है वो मूवमेंट करने लगेगी। तो इससे क्या होगा, डस्ट पार्टिकल उससे अलग हो जाएंगे। तो इसका क्या होगा आंसर,
न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दुगनी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन आएगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? G(m1)(m2) डिवाइड बाय r²। तो इन्होंने क्या कहा, नया गुरुत्वाकर्षण बल में क्या चेंज आएगा? जी में कोई चेंज नहीं आता है। यदि उसकी क्या हो जाए, बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम रहेंगे। दूरी को क्या कर दिया जाए, डबल, 2r² हो जाएगा। सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर। f डिवाइड बाय एफ डैश क्या होगा, ये 2r ऊपर चला जाएगा 4r² करके, और r² नीचे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो f डैश की वैल्यू कितनी आई, f डिवाइड बाय 4 यानी कि 1/4, 1/4 हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। तो फॉर्मूला फिजिक्स में भी याद करना है मैथ्स के साथ साथ। चलिए, जब एक प्रकाश की किरण कांच के स्लेब में प्रवेश करती है तब क्या होता है? व्हेन रे ऑफ लाइट इंटर अ ग्लास स्लेब। तो प्रकाश की किरण जब एक कांच में प्रवेश करती, मान लिया हवा है, हवा से वो कहाँ आई है, कांच में आई है, तो क्या परिवर्तन होता है? आवृत्ति और वेग में, केवल आवृत्ति में, आवृत्ति नहीं बदलती, या फिर आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य दोनों में? तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता है, और वेवलेंथ में चेंज आता है। तो क्या नहीं चेंज होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति नहीं बदलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट मैग्नेटिज्म इज। एक दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है। तो फ्रेंड्स दंड चुंबक की बात करें जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, दो पोल्स होते हैं, इसमें जो चुंबकीय रेखा है वो इस तरह से निकलती है, इधर से आएगी और इधर चली जाएगी, फिर इधर से इधर। तो ये क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा इनकी वैल्यू कहाँ होती है? जो पोल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा घनी सघन डेंसिटी इनकी जो होती है ना, वो कहाँ होती है? पोल्स पर होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। और ये जैसे जैसे सेंटर की ओर आते हैं ना, ये कम होती जाती है, तो बिल्कुल सेंटर में क्या हो जाती है? इसका मान 0 शून्य हो जाता है। चलिए, दाब का मात्रक, द यूनिट ऑफ प्रेशर, आप प्रेशर की यूनिट निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव दाब कहते हैं। तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और एरिया किसमें? मीटर स्क्वायर में। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए फ्रेंड्स, बायोलॉजी का सेक्शन देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स के हैं। ये भी बहुत ज़्यादा वास्ट वाला चैप्टर है और इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सौर गति जुड़ जाए, यानी कि सोलर एनर्जी जो है, सन की एनर्जी है, को कार्बोहाइड्रेट्स की रासायनिक ऊर्जा मतलब केमिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में, कार्बोहाइड्रेट की केमिकल एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है फ्रेंड्स? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में क्या होती है? सनलाइट के प्रेजेंस में होती है ना, तो उसमें क्या होता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? C6H12O6, 6H2O, 6CO2 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है इसमें। तो ये होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है? सूर्य ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? कार्बोहाइड्रेट की केमिकल एनर्जी में। केमिकल बैलेंस कर दिए वैसे मैंने, और नहीं हो तो आप कर सकते हो। मैंने जो मेन इक्वेशन है वो लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? विच फूड प्रोवाइड्स इमीडिएट एनर्जी? तो प्रोटीन, मक्खन, विटामिन या फिर ग्लूकोज? तो फ्रेंड्स ग्लूकोज प्रोवाइड करता है तुरंत ऊर्जा। हॉस्पिटल में जब एनर्जी कम हो जाती है, फिर कभी कभी जैसे ब्लड निकाला जाता है ना, तो ब्लड निकालने पर बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको चक्कर आते हैं, तो उस केस में उनको क्या दिया जाता है? ग्लूकोज, या फिर जिन्हें तुरंत एनर्जी की ज़रूरत हो उन्हें ग्लूकोज दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन सी, इसका तो केमिकल नेम स्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। विटामिन डी क्या रेटिनॉल है? नहीं, ये विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन के नेफ्थोक्विनोन, तो ये भी करेक्ट है। इनके ये नाम याद कर लीजिए, सिर्फ ये रेटिनॉल विटामिन ए का है। फिर विटामिन डी का क्या होगा?
विटामिन डी का भी नोट कर लीजिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल ये होता है विटामिन डी का केमिकल नेम। ठीक है, तो ये कौन सा आंसर रॉन्ग हुआ, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं सी डी। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका आंसर होगा कि ये बिल्कुल गलत मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि है, लार्जेस्ट एंड्रोसाइन ग्लैंड इज, कौन सा है फ्रेंड्स, वो थायराइड। थायराइड होता है और सेकंड मोस्ट क्या होता है, पेनक्रियाज, ये सेकंड नंबर पे आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता पिता का रक्त समूह ए है तो सबसे अधिक संभावना रक्त समूह में बच्चे होंगे। तो फ्रेंड्स ए होंगे तो सबसे ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं, ए होने के ही होते हैं अगर, और साथ ही साथ ओ होने के भी होंगे। तो क्या होगा, ए होंगे और ओ होंगे, बी होने के चांसेस तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बी का कोई ब्लड ग्रुप दोनों में माता पिता में बी की बात हो ही नहीं रही है, ए की बात हो रही है, तो ए होगा या फिर ओ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के प्रयोग से होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज ड्यू टू द यूज ऑफ कंटामेंटेड वाटर, कौन सा, हेजा, फ्लू, मलेरिया तो मच्छर से होता है, तपेदिक नहीं, तो कौन सा होता है, कोलेरा यानी कि हेजा। किस उम्र में बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बीसीजी के टीके के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो जो बीसीजी वैक्सीनेशन है वो कब लगाया जाता है, जन्म के 15 दिन के भीतर भीतर, विद इन 15 डेज। न्यूबॉर्न को तो लगाया जाता है लेकिन विद इन 15 डेज। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया था, विच साइंटिस्ट यूज द टर्म इकोलॉजी, किसने किया था फ्रेंड्स, अर्नेस्ट हैकेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते लेते हैं, रक्त एक प्रकार का होता है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ, क्या है ये, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक होता है। हमारे शरीर में किन कोशिकाओं को मानव शरीर के सैनिक के रूप में जाना जाता है, विच सेल्स इज इन आवर बॉडी आर नोन एज सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी, WBC। वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या करती है फ्रेंड्स, फाइट्स करती है, लड़ती है बीमारियों के प्रति और एलर्जी के प्रति। कैसे लड़ती है, ये क्या करती है, एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटीज़ को क्या करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मानव शरीर का सैनिक, सोल्जर। सोल्जर्स क्या करते हैं, दुश्मनों के विरुद्ध लड़ते हैं, तो ये भी दुश्मनों के विरुद्ध लड़ती, जो हमारे शरीर के दुश्मन है, डिसीज़ और एलर्जीज। तो क्या होगा इसका आंसर, श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स। कोशिका का सबसे छोटा आकार जो हम नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं, हमारी आँख से देख सकते हैं, इतना छोटा साइज जो कोशिका का होता है वो कितना होता है, 100 माइक्रोन की कोशिका को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, कौन सा नहीं है, पैरामीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केकड़े किस संघ के अंतर्गत आते हैं, IMP है, अभी 26 फरवरी को फाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए जितने भी फाइलम्स हैं ना, संघ हैं, उनको पढ़ना है आपको। तो जो केकड़े हैं वो कौन से संघ के अंतर्गत आते हैं, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्यों आते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आर्थ्रोपोडा का मीनिंग ही क्या होता है, आर्थो यानी कि पैर और पोडा मतलब ज्वाइन या फिर लिंक, तो जिनके पैर या फिर जिनकी जो बॉडी के पार्ट्स है वो कनेक्टेड रहते हैं उन्हें रखा जाता है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। तो केकड़े उसी संघ में आते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपसे कॉकरोच का पूछ लिया जाए तो कॉकरोच और बिच्छू, स्कॉर्पियो, ये सभी क्या है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। संधिपाद इन्हें हिंदी में कहा जाता है, जॉइंट से जुड़े हुए रहते हैं जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज क्या है, स्पंज क्या है। तो आप स्पंज देख के ये मत सोच लेना कि जो हम प्रेस करते हैं वो सॉलिड, उसको स्पंज कहा जाता है, वो स्पंज नहीं है। स्पंज क्या है, एक जानवर है, एक एनिमल है। और कौन सा जानवर होता है ये एक छिद्र युक्त जिसमें होल्स होते हैं और ये समुद्र में पाया जाता है, समुद्री जीव है ये, इसलिए जानवर की कैटेगरी में आएगा। और एक और बात बता दूं, पेरीफेरा, पेरीफेरा संघ के अंतर्गत ये, पेरीफेरा फाइलम के अंतर्गत ये आता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और उनके खाने योग्य भागों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है? अदरक क्या होते हैं? राइजोम्स, करेक्ट है। प्याज, फ्लैशी लीव्स खाते हैं हम। आलू की क्या जड़ें खाते हैं? नहीं, हम तो उसका स्टेम खाते हैं। नारियल का एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म खाते हैं नारियल का, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट क्या नहीं है? आलू, आलू का हम स्टेम खाते हैं, तना, जड़ें नहीं खाते। चलिए अब हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा वेटेज वाला आपका सब्जेक्ट है और इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका लेवल भी आपका अच्छा होगा, लो लेवल का नहीं पूछा जाता है केमिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लास क्या है? क्या ये अति तापित यानी सुपर हीटेड सॉलिड है, या फिर सुपर कूल्ड गैस है, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड है, या फिर सुपर हीटेड लिक्विड है? तो क्या है ये? तो ये सुपर हीटेड नहीं, तो ये क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड है। अभी इसे सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? अति शीतित द्रव। ग्लास को मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस, उसके अंतर्गत आता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होता है नियमित नहीं होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है इसका, इसलिए अगर इसको आप गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाता है, इसलिए इसको मेल्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अति शीतित द्रव किया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा कूल्ड जो लिक्विड है उसे उस फॉर्म में इसको रखा जाता है, क्योंकि ये क्या है? अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में ये बिखर जाता है, टूट जाता है, इसलिए इसको सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। तो सुपर कोल्ड लिक्विड वो होते हैं जो अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में ज़्यादातर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अणु में दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है? ऑप्शन दिया है बेंजीन, एथीन है ये, इथेन और एथाइन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो जो डबल बॉन्ड है उसमें जो कार्बन परमाणुओं की दूरी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो बेंजीन में डबल बॉन्ड की रिंग होती है, इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। इथिन की बात करूँ तो इथिन में भी डबल बॉन्ड होते हैं। इथेन जो है वो क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है, सैचुरेटेड, जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो ये क्या है? सिंगल बॉन्ड होता है। और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड आई थिंक होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें सिंगल, इसमें भी डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड किसमें है? इथेन में, इसलिए इसमें क्या है? कार्बन परमाणु के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट इज एन और ऑफ। तो फ्रेंड्स ये किसका अयस्क है मोनोजाइट? थोरियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट होस, ये आईएमपी क्वेश्चन है। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 26 फेब को पूछा गया था। वेट हाउस जिनके परमाणु की एक निश्चित व्यवस्था होती है या फिर एक 3D संरचना बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमॉर्फस जो होते हैं जिनकी क्या एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने के सोडे का सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है फ्रेंड्स? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जिसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये सब मानते हैं कि जो हीरा है वो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, लेकिन अभी जो रिसेंट डिस्कवरीज हुई हैं उससे ये सिद्ध हुआ है कि हीरे से भी ज़्यादा शुद्ध क्या है? फुलरेंस। तो अगर ऑप्शन में आपको फुलरेंस और हीरा दोनों दे रखा हो तो आपको हीरे पर टिक नहीं करना है, फुलरेंस पर टिक करना है। और अभी तो हमारे इसमें हीरा दे के नहीं रखा ऑप्शन में, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फुलरेंस। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ये भी बहुत ज़्यादा आईएमपी और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि शीले ने करी थी या प्रिस्टले ने करी थी। तो शीले ने कब करी थी? 1772 में, और प्रिस्टले ने 1774 में। तो किसकी मानी जाएगी खोज? शीले की, ना कि प्रिस्टले की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में सबसे अधिक तन्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट डक्टाइल इन नेचर? कौन सी है फ्रेंड्स? गोल्ड। गोल्ड आपको बता दूं सबसे ज़्यादा तन्य धातु है, इसको सबसे ज़्यादा तान के तारों में परिवर्तित करने की जो प्रोसेस होती है, तान दिया जाता है जिससे तार बन जाते हैं, तो गोल्ड को सबसे ज़्यादा ताना जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? गोल्ड।
आवर्त सारणी में एक समूह के सभी तत्वों का समान होता है। ऑल ऑफ द एलिमेंट इन अ ग्रुप, क्या समान होता है? ग्रुप्स। ये आवर्त होते हैं और ये ग्रुप्स होते हैं, तो ग्रुप्स में क्या सेम होता है सभी तत्वों का? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि वाष्प दबाव में वृद्धि होती है। जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है कुकर में और इसलिए खाना जल्दी बन जाता है। तो प्रेशर बढ़ जाता है, इससे क्या होता है, किस कारण से होता है? क्या विशिष्ट ऊष्मा बढ़ जाती है इसलिए प्रेशर बढ़ता है, या विशिष्ट ऊष्मा कम हो जाती है इसलिए प्रेशर में वृद्धि होती है? क्वथनांक घट जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, खाना जल्दी इसलिए बन जाता है क्योंकि वाष्प दबाव में वृद्धि होती है, और क्वथनांक क्या होता है इसका? क्वथनांक को बढ़ाता है, इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया पर ऑक्साइड नहीं बनाता है? विच ऑन द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड ऑन द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन? तो मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लेड यानी पीबी भी बनाता है, लेड ऑक्साइड। टीन की बात करें और सिल्वर, सिल्वर भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है। मतलब ये तीनों तो ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जो टीन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड नहीं बनाता है, ये परऑक्साइड बना लेता है। तो परऑक्साइड क्या कैसे बनेगा? SnO2, O2 लग गया मतलब परऑक्साइड बन गया। सिंगल O होता तो ऑक्साइड होता, तो यहाँ क्या बनाएगा, ये परऑक्साइड बनाएगा, जो कि क्या है, टीन। तो इसलिए टीन क्या करता है, ऑक्साइड नहीं बनाता है। एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या है? व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, एक्सोथर्मिक, जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। दोनों रिएक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व में परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना दे के रखा है? 11, और एटॉमिक मास या फिर मास नंबर बोल सकते हो आप, वो कितना है? 23। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे? 11, क्योंकि वो किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर। अब यहाँ पर ये उदासीन परमाणु की बात हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा? 23 - 11 12। तो क्या आएगा आंसर? 11 11 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में मौजूद होते हैं, तो इनका रेशो बाय मास पूछा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन कितने? 12, ऑक्सीजन का कितना? 16 होता है, लेकिन 2 है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अनुपात किसका पूछा है? रेशो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो पूछा है। तो कार्बन 12 और ये 32, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 3 12, 4 8 32। तो रेशो क्या मिला? 3:8। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस पेपर का। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं औपचारिक दोनों की तरह काम करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट? याद रखना है आपको, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है, दिस इज एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर, जिसका लेवल मीडियम रखा है मैंने, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर का जो लेवल अभी रिसेंट बहुत हाई लेवल का था, तो हम इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।